जी अस्सलाम वालेकुम। आज है हमारी क्लास। इसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि हमें पता चलेगा कि हमने अपने इस सेशन को कैसे लेके चलना है, टैक्स के सेशन को। सबसे हम पहले बात करें तो ये आपका कैफ 2 टैक्स का सब्जेक्ट है। अच्छा जी, उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अपने बारे में कि व्हाट्स माय प्रोफाइल, तो आई एम मोइन अहमद और मैं एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। ठीक है, क्वालिफाइड मींस कि मैंने अपना जो है वो कंप्लीट किया हुआ है सीए। मैंने सीए मेरा कंप्लीट हुआ था 2014 के अंदर। मैं भी आप ही की तरह जो है वो इस लाइन से पूरा गो थ्रू हुआ हूँ। मेरा सीए इंटर था 1.5 साल का, ठीक है, 1.5 ईयर्स का। और उसके बाद मैंने अपना कंप्लीट जो सीए किया था वो 2014 में किया था। रिसेंटली मैंने अभी एलएलबी भी अपना कंप्लीट कर लिया और उसके बाद जो है वो मैं इस टाइम रावलपिंडी इस्लामाबाद टैक्स बार की एसोसिएशन का मेंबर भी हूँ। मतलब मेरी ये टैक्स एसोसिएशन में आपको बता रहा हूँ कि टैक्स सब्जेक्ट से मेरी क्या एसोसिएशन है। अच्छा, मैं एक टैक्स प्रैक्टिशनर हूँ, टैक्स एंड लीगल प्रैक्टिशनर, और मुझे 12+ ईयर्स हो गए हैं टैक्स की फील्ड में काम करते हुए। बिग 4 फर्म्स का पार्ट हूँ मैं, ठीक है। और मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो इस तरह से है कि मैं कैफ 2 और सी फैब 5 जो आपका फाइनल्स का टैक्स है उसको भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। वो इवनिंग में क्लासेस होती हैं और कैफ 2 की मॉर्निंग में होती हैं, और मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन 5 ईयर्स है। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, अब आ जाते हैं आपके सिलेबस के ऊपर कि आपकी सिलेबस ग्रेड क्या है जी। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका ना सिलेबस जो है टैक्स का वो 3 एरियाज में डिवाइडेड है। सबसे पहले आपका आता है जी बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और एथिक्स, ठीक है। यानी यहाँ पे ना आपके टैक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बताए जा रहे हैं कि जी टैक्स होता क्या है, वर्ल्ड वाइड टैक्स क्यों लगाया जाता है, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या उसके कैनन्स होते हैं, क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में आपको ये बताया जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान टैक्सेस के बारे में क्या कहता है, ये आपके सिलेबस में शामिल है। और इसके बाद एथिक्स, एथिक्स से मुराद ये है कि बेसिकली जो टैक्स मॉडल है आपका पूरा, उसके अंदर जो जो स्टेक होल्डर्स हैं उन स्टेक होल्डर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अगर बात करें तो ये एरिया आपके पहले 3 चैप्टर्स के अंदर कवर होता है, ठीक है। पहले 3 चैप्टर्स में ये कवर होता है। और इसकी वेटेज कितनी है जो आई कैप दे रहा है, वो आई कैप कहते हैं 5 से 10 मार्क्स का मैं हर अटैम्प्ट में इससे क्वेश्चन पूछता हूँ। अच्छा, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट का ये बड़ा बोनस एरिया होता है, ठीक है। यहाँ से वो ईजिली मार्क्स ऑब्टेन कर सकता है। वो क्यों कर सकता है? यहाँ से वो कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं पूछता। यानी ये समझ लें कि यहाँ से आप इजीली मार्क्स गेन कर सकते हैं इन 3 चैप्टर से। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक्स हैं, और एज इट इज़ आप यहाँ से मार्क्स गेन कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो आपका जो मेन एरिया है इनकम टैक्स के अंदर वो है इनकम टैक्स लॉ, ठीक है। अब नाम से जाहिर है कि इनकम टैक्स लॉ क्या है जी, यानी जो भी बंदा इनकम कमाएगा उसके ऊपर टैक्स देगा, ठीक है, इनकम टैक्स। तो अब यहाँ पे वो बताता है कि कैसे आपने इनकम कंप्यूट करनी है, कैसे टैक्स कंप्यूट करना है। अच्छा, ये आपका जो है ना ये बड़ा मेन एरिया, मेजर एरिया। मेजर एरिया क्यों है? क्योंकि आपके ना अच्छा बुक के हैं 19 चैप्टर्स, उसमें से 13 चैप्टर्स जो हैं वो इनकम टैक्स लॉ के ऊपर है। अच्छा, और इसकी वेटेज भी देख लें तो 60 to 75 मार्क्स का जो आई कैप है वो आपको यहाँ से टेस्ट करता है। ये आई कैप की सिलेबस ग्रेड है, ठीक है। तीसरे नंबर के ऊपर है आपका सेल्स टैक्स लॉ, जो आपका थर्ड और लास्ट एरिया है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपका जो है ये जो 3 चैप्टर्स यहाँ पे आपकी बुक के कवर्ड हैं, ठीक है, 17 to 19, और इसकी वेटेज है 20 to 30 मार्क्स। अच्छा, अगर इसकी भी बात करूँ तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है आपका, और यहाँ से भी आप इजीली मार्क्स गेन कर सकते हैं क्योंकि इसके जो 2 चैप्टर्स हैं ना, चैप्टर 17 और 18, वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। उसी से ही ये ऑलमोस्ट 25 मार्क्स का पूछता है। तो अगर आप ये देखें कि ओवरऑल 2 चैप्टर से अगर आप 25% मार्क्स गेन कर रहे हैं तो बड़े मटीरियल हैं ये, और यहाँ से भी कोई डिफ़िकल्ट एरिया नहीं होता, इजीली आप यहाँ से मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ना 1 by 1 थोड़ा सा चैप्टर्स भी डिस्कस कर लें। मैंने अभी आपको बताया 19 चैप्टर्स हैं। पहले 3 चैप्टर्स जो हैं वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हैं,
उसके बाद अगले 13 चैप्टर्स जो हैं वो आपके इनकम टैक्स पे हैं और आखिरी 3 चैप्टर्स जो हैं वो सेल्स टैक्स के ऊपर हैं। तो पहले 3 चैप्टर्स की अगर बात करें तो पहले चैप्टर का टाइटल है सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान। यहाँ पे ओवरऑल टैक्स सिस्टम की बात की जाती है कि टैक्स सिस्टम क्या है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके अलावा क्या कैनन्स हैं, उसके क्या स्ट्रक्चर है, मतलब टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन, टैक्स मैनेजमेंट किस तरह से की जाती है, सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ेंगे और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। उसके बाद नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ टैक्सेस। इसके अंदर आप ये पढ़ेंगे कि बेसिकली देखिए कोई भी कानून जो है पाकिस्तान में तब तक नहीं बन सकता जब तक उसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एम्पावर ना करे, यानी अगर उसका स्कोप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर डिफाइंड नहीं है ना तो वो लॉ नहीं बन सकता। तो बेसिकली अब यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्या कहता है टैक्स लॉज के बारे में, ये इस एरिया में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एथिक्स पढ़ेंगे। एथिक्स में क्या पढ़ेंगे? एथिक्स में बेसिकली ये पढ़ते हैं कि भाई कौन लोग हैं जो टैक्स सिस्टम के स्टेक होल्डर्स हैं और उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। जैसे गवर्नमेंट टैक्स सिस्टम का एक स्टेक होल्डर है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसकी बात करेंगे, ठीक है। इसी तरह टैक्स पेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो एथिक्स के अंदर हम इस तरह की चीज़ें कवर करेंगे। उसके बाद जी आपका दूसरा एरिया है इनकम टैक्स का, जो 13 चैप्टर्स के ऊपर बेस कर रहा है। इसके अगर 1 बाय 1 चैप्टर डिस्कस करें तो चैप्टर 4 में आप इनकम टैक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। उसके बाद ना इनकम टैक्स के अंदर इनकम टैक्स लॉ ये कहता है कि बेसिकली कोई भी पर्सन जो इनकम अर्न करेगा, जनरेट करेगा, वो 5 सोर्सेज से कर सकता है, ठीक है। और उनकी इनकम कैसे कंप्यूट करनी है, तो सबसे पहले वो कहता है, पहला हेड है आपका सैलरी का, चैप्टर 5 इसके ऊपर है। दूसरा वो कहता है कि जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एक सेकंड सोर्स है जिससे कोई भी पर्सन इनकम अर्न कर सकता है, उससे आप कैसे कंप्यूट करेंगे इनकम, तो वो आपका चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर 7 और 8 के बिजनेस से जो लोग इनकम अर्न कर रहे हैं वो टैक्स लॉ के मुताबिक इनकम कैसे कंप्यूट की जाएगी, वर्कआउट की जाएगी, वो ये 2 चैप्टर्स बताएंगे आपको। फिर कैपिटल गेन्स की इनकम को कैसे आपने जो है वो कंप्यूट करना है फॉर टैक्स लॉ पर्पसेस, चैप्टर 9। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसके अलावा कोई छोटे मोटे सोर्सेज हैं जैसे डिविडेंड होता है, जैसे इंटरेस्ट होता है, ये मेन सोर्सेज नहीं होते, तो इन इनकम्स को आपने कैसे कंप्यूट करना है फॉर टैक्स पर्पसेस, यहाँ पे आप ये चीज़ पढ़ेंगे, ठीक हो गया जी। उसके बाद अगर आप देखिए नेक्स्ट, तो आपने देखा अक्सर लॉसेस भी आ जाते हैं, तो लॉसेस को कैसे अकाउंट फॉर करेंगे इनकम टैक्स लॉ के अंदर। कुछ डिडक्टेबल अलाउंसेस भी होते हैं, हम उस टाइम जाके पढ़ेंगे। टैक्स क्रेडिट्स और एग्जाम्पशंस, अच्छा ये क्या चीज़ें हैं। लॉसेस तो आपको पता है, जैसे बिजनेस में लॉस आ जाता है तो लॉसेस को कैसे कंसिडर करेंगे। डिडक्टेबल अलाउंसेस कुछ डिडक्शंस होती हैं, उनको आप कैसे कंसिडर करेंगे। टैक्स क्रेडिट्स क्या होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके टैक्स को रिड्यूस कर देती हैं, उनको कहते हैं टैक्स क्रेडिट्स। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे टैक्स को रिड्यूस कर रही हैं, हम इस चैप्टर में जाके वो देखेंगे। उसके बाद एग्जाम्पशंस है। एग्जाम्पशन से मुराद ये है कि कौन सी ऐसी इनकम है जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगना, एग्जाम्प्ट है, वो हम जाके इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस तरह की चीज़ें। अच्छा, उसके बाद आपका जो चैप्टर 12 है वो है टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सनस। एसोसिएशन ऑफ पर्सनस का पता है आपको, आइडिया है? एसोसिएशन ऑफ पर्सनस फर्म होती है ना, जैसे आपने शायद बिजनेस लॉ में पढ़ा हो कि एसोसिएशन ऑफ पर्सनस जो होती हैं वो फर्म होती है, पार्टनरशिप फर्म को जैसे एओपी कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सनस। आपके सिलेबस के अंदर वैसे अगर देखा जाए ना तो मेनली 3 कैटेगरी ऑफ पर्सनस हैं टैक्स लॉ के अंदर, इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सनस और कंपनी। कंपनी आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, कंपनी आप लोगों से CFAB यानी फाइनल्स के सिलेबस में टेस्ट होगी, तो आप लोगों के सिलेबस में इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सनस है। तो यहाँ पे उनकी कुछ ख़ास फीचर्स बताए हैं कि उनकी टैक्सेशन आपने कैसे करनी है। उसके बाद फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ अ रेजिडेंट पर्सन। अच्छा, अब बहुत सारे लोग आपने देखा होगा उनकी फॉरेन सोर्स इनकम, फॉर एग्जांपल अगर कि कोई बंदा है उसकी बाहर UK के अंदर कोई बिजनेस है, हो सकता है कोई बंदा बायर सर्विसेज दे रहा हो अपनी, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारी सर्विसेज हो सकती हैं, बायर हो सकता है उसकी कोई प्रॉपर्टी हो, वहाँ से उसको रेंट आता हो। तो अब जो यहाँ के रेजिडेंट पर्सन्स हैं उनकी फॉरेन सोर्स इनकम को कैसे टैक्स किया जाएगा, कोई भी फॉरेन सोर्स, उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, ये हम चैप्टर 13 में पढ़ेंगे। उसके बाद अच्छा, ये जब आप अपनी ना एक इनकम कंप्यूट कर लेते हैं,
ठीक है। जैसे आपने देखा ना, ये सारे चैप्टर्स आपने देखे जी, ये सैलरी का हेड है, ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, ये बिजनेस है, इसमें इसके प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। इससे आप क्या करेंगे, इससे आप जो है ना उनकी इनकम को वर्कआउट करेंगे, ठीक है। जब आप वर्कआउट कर लेंगे और उसके बाद आप उसकी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट कर लेंगे, तो फिर आपने वो गवर्नमेंट को जमा करानी है अपनी डिटेल्स। वो किस डॉक्यूमेंट के थ्रू कराएंगे, उसको कहते हैं रिटर्न ऑफ इनकम। तो इसमें बताएंगे जी रिटर्न कैसे भरी जाती है, कब भरी जाती है, क्यों भरी जाती है, क्या टाइमलाइन है, उसकी सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके डिफरेंट क्या टाइप्स हैं, वो सारी चीज़ें। उसके अलावा इसके और रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कैसे आप फाइल करते हैं, सारे FBR को जो फाइलिंग होती है। जैसे आपने अक्सर आपने देखा होगा, आपने अपने ICAP का फॉर्म भरा होगा कभी, एक फॉर्म होता है ना जिसमें आप अपनी ICAP को डिटेल्स देते हैं। इसी तरह अपनी जो भी आपकी इनकम टैक्स लॉ से रिलेटेड, यानी आपकी इनकम और टैक्स, वो सारा आप यहाँ पे वो कर रहे होते हैं। उसके बाद देखिए असेसमेंट, रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट। जब आप अपनी रिटर्न जमा करवा देते हैं, किसको, FBR को, तो अब जाहिर बात है वो किसी भी टाइम आपकी असेसमेंट कर सकते हैं। असेसमेंट से क्या मुराद होता है, जैसे आप फॉर एग्जांपल आपने एक टेस्ट दिया, तो आपने अपने टीचर को चेक करवाई, तो टीचर बताता है कि यार ये ठीक है या गलत है, ठीक है। तो इसी तरह FBR आपकी असेसमेंट भी कर सकता है, ऑडिट भी कर सकता है, ठीक है। ऑडिट मीन्स आपकी चीज़ों की वेरिफिकेशन कर सकता है। आपने इनकम अपनी बताई है 10 लाख, क्या सही बताई है कि नहीं बताई, ऐसा तो नहीं आपकी 15 लाख है आपने 10 लाख बताई है। तो ये इस तरह की चीज़ें। और क्या रिकॉर्ड्स आपने संभाल के रखने हैं। ज़ाहिर बात है, आपने कहा मेरी 10 लाख इनकम है, तो 10 लाख के पीछे आपके पास कोई रिसीट्स होंगी, कोई इन्वॉइसेस होंगी, वो चीज़ें, तो कौन से रिकॉर्ड्स आपने संभाल के रखने हैं, ये सारी डिटेल्स हम चैप्टर नंबर 15 में डिस्कस करेंगे। उसके बाद लेट सपोज आपने अपनी रिटर्न में डिक्लेयर की कि जी भाई मेरा टैक्स बनता है 5 लाख रुपए, और FBR वालों ने आपकी असेसमेंट की, उन्होंने कहा नहीं है आपने 5 लाख गलत बनाया, 6 लाख रुपए आपका बनता है। और अब क्या हुआ जी, आप उनसे एग्री नहीं करते, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अपील कर लेंगे, अपील रेफरेंसेस एंड पिटिशंस। तो आप क्या चले जाएंगे, टैक्स कोर्ट्स में चले जाएंगे कि हम FBR ने जो हमारे अगेंस्ट पोजीशन ली है हम उससे एग्री नहीं करते। जैसे दो बंदों के दरमियान डिस्प्यूट आ जाता है ना, तो कोर्ट में चले जाते हैं। इसी तरह जब एक टैक्स पेयर और टैक्स अथॉरिटी के दरमियान कोई डिस्प्यूट आता है तो वो अपील्स में चले जाते हैं। तो से इनकम टैक्स आपका यहाँ पे इसी तरह से कवर हो गया चैप्टर 16 तक। एंड में आपका जो सेल्स टैक्स का एरिया है उस पर अगर हम बात करें, तो सेल्स टैक्स के अंदर वो सबसे पहले कहते हैं जी स्कोप ऑफ सेल्स टैक्स लॉ एंड रूल्स फॉर रजिस्ट्रेशन एंड डी रजिस्ट्रेशन। सेल्स टैक्स लॉ का स्कोप क्या है, उसके बाद किन लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है और किन लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी या ख़त्म करवानी है, चैप्टर नंबर 17 में आप ये पढ़ेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ सेल्स टैक्स लायबिलिटी, चैप्टर 18 में आप अपना सेल्स टैक्स लायबिलिटी को कैसे डिटरमिन करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो आपको चैप्टर 18 में पता चलेगा। ये दो चैप्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, ये ऑलमोस्ट आपके 25 मार्क्स यहाँ से टेस्ट होते हैं। उसके बाद हम चैप्टर 19 की अगर बात करें तो चैप्टर 19 है रिटर्न्स एंड रिकॉर्ड्स का। जैसे अभी हमने इनकम टैक्स में पढ़ा कि आपने अपनी क्या करनी होती है, अपनी सारी इनकम की और टैक्स की डिटेल्स जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू आप सबमिट करवाते हैं उसको कहते हैं इनकम टैक्स की रिटर्न, और जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू आप अपनी सेल्स टैक्स लायबिलिटी डिटरमिन करते हैं, सेल्स टैक्स की इंफॉर्मेशन देते हैं, उसको कहते हैं सेल्स टैक्स रिटर्न। तो ये आपके 3 चैप्टर्स जो हैं सेल्स टैक्स के हैं। ये थोड़ा सा हम सिलेबस डिस्कस करें, इंशाल्लाह इनको इन डिटेल आगे भी डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता जाऊँ, इम्पैक्ट ऑफ फेडरल बजट ऑन सिलेबस। अच्छा, होता ये है कि जब भी आपका बजट आता है तो बजट के अंदर ना आपका टैक्स का लॉ चेंज हो जाता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, अब इसमें आपने करना क्या है जी, करना आपने ये है कि अब बजट, अभी मिनी बजट आया है, शायद आप लोगों ने सुना हो कि ना सुना हो, जिसमें सेल्स टैक्स का रेट भी आपका इंक्रीज़ हो गया, 17 से 18% हो गया। तो अब आपने जो है वो अपडेटेड बुक लेनी है, एक तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी अपडेटेड जो भी सिलेबस है आपने उसको फॉलो करना है। अभी खैर बड़ा बजट नहीं आया, बड़े बजट से क्या मुराद है, वो जो जून में आता है एनुअल बजट जिसको कहते हैं, उसके अंदर बहुत मटेरियल चेंजेस आती हैं, वो आपके सिलेबस में टेस्ट नहीं होंगी, ठीक है। वो क्योंकि आएंगी जून के अंदर, तो वो आपकी सितंबर अटेम्प्ट में टेस्ट नहीं होंगी, वो आपकी फिर अगली मार्च अटेम्प्ट में होंगी। लेकिन अभी जो मिनी बजट आया है उसकी चेंजेस, यानी जो फरवरी में आया है उसकी चेंजेस ज़रूर आपकी टेस्ट होंगी। तो वो आपने ये देखना है कि आपकी जो ऑलरेडी बुक पब्लिश हो चुकी है उसके अंदर वो चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो वो आप लोगों ने उस चीज़ को देखना है।
अच्छा जी, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि बेसिकली ना टैक्स सब्जेक्ट, क्योंकि अब आप एक प्रोफेशनल लेवल पे आ गए हैं, प्रोफेशनल स्टडीज़ करने जा रहे हैं, तो टैक्स की अगर मैं बात करूं तो कैफ पे उसकी जो लेवल ऑफ टेस्टिंग है वो बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। वो आपसे बेसिक लेवल के कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करता है, ठीक है। वो अंडरस्टैंडिंग आपकी ये सिर्फ टेस्ट करता है कि स्टूडेंट को ओवरऑल कॉन्सेप्ट का आइडिया है कि नहीं है, ठीक है। जो सी फैब का लेवल है ना, एडवांस्ड लेवल, उसके अंदर वो बेसिकली आपकी इंटरप्रिटेशन, क्रिटिकल टेस्टिंग, और उधर सिलेबस भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट कर रहा होता है। और प्रैक्टिशनर्स लेवल ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होता है, इसमें अदर देन आपकी बुक और लॉ के अलावा भी टेस्टिंग होती है। सिर्फ थोड़ा सा आपको टैक्स लॉ के बारे में बताना कि आपकी कितनी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दिस सब्जेक्ट। अच्छा, बात करें एग्जामिनर कमेंट्स की। एग्जामिनर स्टूडेंट्स के अंदर क्या इश्यूज देखता है, क्या डेफिशिएंसीज देखता है, जो आपने ये देखना है कि हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, क्या इश्यूज हैं जी? जो आपका ऑटम 2022 की अटेम्प्ट है, ठीक है, यानी अभी ये जो मार्च की हुई है स्प्रिंग वाली, उससे पिछली वाली, पिछले साल 22 वाली, इसके अंदर वो क्या कह रहा है जी? वो कह रहा है बिलो एवरेज परफॉर्मेंस वर ऑब्जर्व्ड। मैं असल में की एरियाज आपको बताऊंगा जो स्टूडेंट के उसने आइडेंटिफाई किए हैं। इन थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस which show poor writing skills of the examinees, यानी राइटिंग स्किल्स नहीं अच्छी उनकी, उन्होंने जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस है उनको अच्छे तरीके से नहीं लिखा। अच्छा, इसके ऊपर मैं बताता हूँ जी इसकी क्या वजह है। देखें, सबसे पहली वजह तो ये है कि टैक्स एक लॉ है, जो आपका टैक्स का सब्जेक्ट है ना, एक लॉ है, और लॉ को अपने वर्ड्स में लिखना बड़ा डिफिकल्ट है। आपको इशू है, आप इधर आ जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर आपको सही नहीं नज़र आ रहा तो आप इधर आ जाए। अच्छा, अब उसके अंदर वो ये आपको क्या कह रहा है? पुअर राइटिंग स्किल्स। तो देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो लॉ को लिखना जो है ना, वो इतना आसान नहीं है। उसमें जब आप अपने रिप्रोड्यूस करते हैं ना चीज़ों को, तो आप क्या करते हैं? उसका मतलब चेंज कर देते हैं। तो इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप या तो उसे बार बार पढ़ें, ताकि वो जो लैंग्वेज है आप उससे यूज टू हो जाए, और फिर लिखें उसको। या तो आपकी बहुत ही अच्छी इंग्लिश और बहुत ही अच्छी इंटरप्रिटेशन और आप उसे वो लिख सकें, रिप्रोड्यूस कर सकें, फिर तो गुड है। तो वो देखिए कह रहे हैं पुअर राइटिंग स्किल्स थी स्टूडेंट्स की, इसलिए वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन अच्छे अटेम्प्ट नहीं कर सके। दूसरे नंबर पे वो कह रहे हैं अटेम्प्टेड विदाउट पेइंग अटेंशन टू द रिक्वायरमेंट और वर्डिंग ऑफ द क्वेश्चन, यानी स्टूडेंट्स से जो पूछा गया सवाल के अंदर, उन्होंने वो सवाल उसका जवाब देने के बजाय क्या किया? अपने ही जो उनको समझ आया वो लिखना शुरू कर दिया। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आपसे वो क्वेश्चन में पूछ रहा है, जो आपसे रिक्वायर कर रहा है, आप उसको बड़ा फोकस करके पहले अंडरस्टैंड करें और फिर उसका आंसर दें। उसके बाद बात करते हैं जी स्प्रिंग 2022 की, उससे पिछली अटेम्प्ट। अब इसमें एग्जामिनर ने क्या इश्यूज आइडेंटिफाई किए? उसने कहा जी सेलेक्टिव स्टडी की है स्टूडेंट्स ने, ये मसला था, और प्रैक्टिकल सिचुएशंस को कैटर नहीं कर पाए। यानी जो अगर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आपको दे दिए ना, एक तो ये ना कि आपने उन्होंने लिख दिया व्हाट इज दिस, तो आपने वो कॉपी पेस्ट करके लिख दिया, वो तो ठीक था। लेकिन दूसरे एंड के ऊपर अगर उसी का एक सिनेरियो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना के दे दिया, तो स्टूडेंट्स उसको कैटर नहीं कर पाए, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, और उसे बता नहीं पाए कि मैंने इसको कैसे अप्लाई करना है, एप्लीकेशन नहीं बता पाए। ठीक है, ये दो इश्यूज उसने 2022 में आइडेंटिफाई किए। उसके बाद अगर बात करें ऑटम 2021 की अटेम्प्ट में, तो उसने यही कहा सेलेक्टिव स्टडीज एंड लैक ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, ये उसने कहा कि ये वाला इशू है आपका। अगर स्प्रिंग 2021 की बात करें तो स्प्रिंग 21 में कह रहा है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, यानी प्रैक्टिकली आप लोगों ने टैक्स लॉ को समझा नहीं है, वही वाली बात कर रहे हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस को आप टैकल नहीं कर पाए। ऑटम 2020 की अटेम्प्ट की अगर बात करें तो वो यही कह रहे हैं लैक ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, और प्रैक्टिकल सिचुएशंस को नहीं समझ पाए। नॉट रीड केयरफुली द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। देखें, वही रिपीटेटिवली स्टूडेंट वही गलतियां कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि वो एग्जामिनर कमेंट्स नहीं पढ़ रहा। ठीक है, वो बस सिलेबस को कवर कर रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता मैंने किस डायरेक्शन में उसको कवर करना है। यानी आपसे वो ये कहता है कि भाई मुझे प्रैक्टिकल सिचुएशंस जब मैं आपको दूं तो आप उसको टैकल कर पाएं, ठीक है, उसको लॉ को अप्लाई कर पाएं प्रैक्टिकल सिचुएशंस के ऊपर।
और रिक्वायरमेंट गौर से पढ़ें जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। स्प्रिंग 20 में क्या कह रहा है जी? सिलेक्टिव स्टडीज, पेइंग लिटिल अटेंशन टूवर्ड्स थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, पुअर प्रेजेंटेशन और प्रैक्टिकल सिचुएशंस को कैटर नहीं कर पाया। 4 इश्यूज उसने आइडेंटिफाई किए। नेक्स्ट अगर बात करें ऑटम 19 की, तो उसने वही कहा, सेलेक्टिव स्टडी, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट, प्रोड्यूसिंग इररेलेवेंट वर्किंग्स, लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। ये मसले थे। अच्छा जी, अब हम अपने सिलेबस को कैसे लेके चलेंगे इंशाल्लाह इस सेशन के अंदर, क्या स्टडी मेथोडोलॉजी होगी हमारी। तो सबसे पहले हमारी सिलेबस कवरेज, यानी हमने अपना सिलेबस कहाँ से कवर करना है। तो सबसे पहले जी आपके पास आई कैप की बुक है, ठीक है, वो आप लें। मैं आपको नोट्स अपडेटेड प्रोवाइड करूंगा जिसमें बजट की चेंजेस भी आपको मिलेंगी, ठीक है। उन नोट्स से हम पढ़ेंगे। उन नोट्स का फ़ायदा क्या है? अच्छा, नोट्स से पढ़ाने का आपको फ़ायदा क्या है? एक तो बुक के अंदर हैं गलतियाँ, ठीक है, तो नोट्स के अंदर ये होगा कि आपको इंशाल्लाह वो गलतियाँ नहीं मिलेंगी, नंबर 1। नंबर 2, नोट्स हैं बहुत ही कॉन्साइज, पूरा सिलेबस कवर्ड है और बहुत कॉन्साइज करके मैंने लिखे हैं अप टू द अंडरस्टैंडिंग और रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स के वो समझ पाएँ, इंस्टेड ऑफ लंबे लंबे पैराग्राफ। इवन मैंने जो अपने स्टूडेंट्स को देखा, मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे ये भी फीडबैक दिया कि हमने अक्सर होते हैं कंसेक्टिव पेपर्स, तो उन्होंने कहा हमारा अभी हम पेपर दे के आए थे, अगले दिन हमारा टेक्स्ट का पेपर था, तो हमने 3 घंटे में आपके नोट से सारा रिवाइज कर लिया। मतलब उसमें ये है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, और टेक्निकल चीज़ें उसमें हाईलाइट हुई हुई हैं और पॉइंट आउट हुई हुई हैं, अंडरलाइन प्रॉपर हुई हुई हैं कि जी इन की पॉइंट्स को आपने नहीं छोड़ना। इसमें एक और प्लस पॉइंट क्या है, मैंने जो नोट्स बनाए हैं उसमें आई कैप के सारे पास्ट पेपर्स आपके कनेक्टेड हैं। यानी अगर हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड जिस अटैम्प्ट में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे आपके लिंक हैं। आप जाके और एक टॉपिक आपने पढ़ा, वो क्यों आपसे कह रहे हैं कि आप प्रैक्टिकल सिचुएशंस को कैटर नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं लेकिन उसका सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो आई कैप ने आपसे पूछा है आप उसे अटैम्प्ट नहीं कर रहे होते, तो वो साथ साथ लिंक्ड है। आप जैसे टॉपिक पढ़ें उसका सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन करें जो आई कैप ने पूछा हुआ है, तो आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा जो बजट की अमेंडमेंट्स हैं वो उसमें मैंने अलग से दी हुई हैं, क्योंकि वो क्यों दी हुई हैं, क्योंकि जितनी भी लेटेस्ट जो अमेंडमेंट्स हैं, जितनी भी चेंजेस हैं आपकी जो बजट में हुई हुई हैं, वो आई कैप बहुत शौक से टेस्ट करता है, उसका फेवरेट एरिया ये, ठीक है। और ये जो नोट्स हैं आपकी बुक के साथ भी कनेक्टेड है, यानी आपको ये नोट्स मिलेंगे चैप्टर वाइज। अगर आप वो जाके बुक से भी इन डिटेल पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। उसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस यानी जो बेयर लॉ है, जो सोर्स लॉ है, उससे पढ़ना चाहे तो मैं उसे बहुत ज़्यादा इनकरेज करूँगा। और इसी तरह सेल्स टैक्स एक्ट और रूल से पढ़ना चाहे तो मैं उसको इनकरेज करूँगा। ये एक्स्ट्रा है, मतलब ये एग्ज़ाम पास करने के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन आई थिंक आप लोग अपने प्रोफेशनल स्टडीज़ को आगे लेके चलना चाह रहे हैं और आप लोगों ने आगे फर्म्स में जाना है, ठीक है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करता हूँ कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, चाहे अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो IFRS से पढ़ें साथ में, ठीक है। आप ऑडिट पढ़ रहे हैं तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में पढ़ें, ठीक है। आप टैक्स पढ़ रहे हैं तो साथ टैक्स लॉ पढ़ें। उसके बाद आप बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है या और वो पढ़ें आप साथ। कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं तो कंपनीज एक्ट साथ पढ़ें। इसकी रीज़न क्या है, देखें कल को जब आप जाएंगे फर्म्स के अंदर, क्योंकि मैं फर्म में भी होता हूं तो मैं स्टूडेंट्स के अंदर ये डेफिशिएंसी देखता हूं कि कल को जब आप फर्म्स में जाते हैं तो आप ये किताबें, ये नोट्स किसी को रेफ़र नहीं कर सकते। आप जब ऑडिट के लिए जाएंगे, अपने प्रैक्टिकल काम के लिए जाएंगे, तो आप वो सोर्स लॉ रेफ़र करेंगे। अगर किसी की कोई अकाउंटिंग की आपने मिस्टेक पकड़ी है, आप किसी कंपनी का ऑडिट करने गए हैं, तो वो आप ये नहीं कहेंगे कि जी ये देखें नोट्स में ये लिखा हुआ था, ये तो ऐसे होना चाहिए। आप वो IFRS की जो किताब है वो साथ लेके जाएंगे, वो आपको पढ़नी आनी चाहिए। वो आप कहेंगे जी ये देखें इसमें तो ये लिखा हुआ है, आप ऐसे कर, उस चीज़ को फिर कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है। इसी तरह टैक्स लॉज भी जब आप पढ़ेंगे, और अभी अगर आप पढ़ेंगे तो देखें अभी आप सीख सकते हैं। इन चीज़ों की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, स्टैंडर्ड्स की, ऑर्डिनेंस की, एक्ट की, इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, लेकिन अभी से जब आप पढ़ेंगे
तो आपको पढ़ना आएगा और अभी आप सीख सकते हैं, आपके पास टीचर भी अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को थोड़ी सी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ लेके चलता हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि आप अगर ये नहीं भी पढ़ेंगे ना तो पेपर आपका पास हो जाना, ठीक है। अच्छा जी, रिवीजन इंशाल्लाह हम साथ साथ करेंगे, ठीक है। और रिवीजन के अंदर ये होगा कि मैं आपको किस तरह हम रिवाइज करेंगे। जैसे लेट सपोज हमने लास्ट कल एक टॉपिक पढ़ा, उसको मैं आज के टॉपिक के साथ कनेक्ट करूंगा, थोड़ा सा इनिशियल 5-10 मिनट में उसे कनेक्ट करूंगा कि हमने ये पढ़ा था आज के टॉपिक के साथ, इसकी ये जो है कनेक्टिविटी है, वो सारी चीज़ें जो है हम इसकी देख रहे होंगे, तो वो उस तरह से रिवीजन आपकी हो रही होगी। उसके अलावा जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसको इंशाल्लाह हम गो थ्रू करेंगे। फिर आपका एरिया जब कंप्लीट हो जाएगा, जैसे हमने देखा टैक्स आपका 3 एरियाज़ में डिवाइडेड है, उसको हम इंशाल्लाह रिवाइज करेंगे। फिर डिफरेंट टाइम्स के ऊपर जो है वो अदर इसके अलावा भी रिवीजन सेशंस होंगे, वो भी हम देख रहे होंगे। उसके बाद जी क्वेश्चन बैंक एंड पास्ट पेपर्स की बात करें तो क्वेश्चन बैंक आप लोगों ने करना है इंशाल्लाह, और पास्ट पेपर्स आई कैप के मैं आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद पास्ट पेपर एनालिसिस एंड की एरियाज़ हम डिस्कस करेंगे। मेरे पास ऑलमोस्ट 14 अटैम्प्ट्स के पास्ट पेपर का एनालिसिस भी है और वो आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा। तो उस केस के अंदर आप क्या करेंगे कि आप जो है वो मैं आपको बताऊँगा कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का जो है वो एग्ज़ाम आया हुआ है। अच्छा, उसके बाद जो है प्रैक्टिकल डिस्कशंस, मैं अपने आप प्रैक्टिकल सिनेरियो, जिस तरह आपने देखा आई कैप ने बार बार एग्जामिनर ने कमेंट किया कि स्टूडेंट्स जो है वो प्रैक्टिकल सिचुएशंस को कैटर नहीं कर पा रहा, तो मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ वो चीज़ें समझाऊंगा इंशाल्लाह, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली ये चीज़ें देख भी रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आपको इशू नहीं आएगा। असाइनमेंट्स और असेसमेंट्स, असाइनमेंट ये होती है जी कि मैं आपको बता दूंगा आज आपने ये टॉपिक पे इस तरह से काम करना है, वो इंशाल्लाह आप करके लाएंगे तो ये आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल रहेगा। और असेसमेंट्स भी इसी तरह इन क्लास असेसमेंट्स होंगी, अच्छा इसको लिख लें, इसको ज़रा पढ़ लें, इसका ज़रा बताएं क्या मतलब बन रहा है, तो उससे ज़रा आप जो है असेसमेंट से वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे। इसके अलावा टेस्ट और मॉक सेशंस भी हमारे, उनको भी हम कवर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी स्टडी मेथडोलॉजी के अंदर शामिल हैं। सेशन एंड एक्टिविटीज़ हैं कुछ हमारी, वो कौन सी हैं? सेशन एंड एक्टिविटीज़ के अंदर हमारे क्रैश कोर्सेज हैं, ठीक है। क्रैश कोर्स क्या होगा? 1 डे पूरा रिवीजन सेशन आपके 19 चैप्टर्स का, वो इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। जनरल एग्जाम गाइड मैं आपको दूंगा कि एग्जाम गाइड होती है जनरल की, किस तरह आपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, ठीक है, और क्या टाइमलाइन किस तरह से आपने सेट करनी है, वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद मार्किंग प्लान एंड एग्जामिनर कमेंट्स। एग्जामिनर कमेंट्स तो हमने ओवरऑल जनरल एग्जामिनर कमेंट्स अभी डिस्कस भी किए हैं। अच्छा, आई कैप ना क्वेश्चन वाइज भी एग्जामिनर कमेंट्स देता है। जब आप कोई अटैम्प्ट कर रहे हो तो उसमें देखिएगा कि जनरल एग्जामिनर कमेंट्स के अलावा वो क्वेश्चन वाइज के इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स ने क्या परफॉर्मेंस रही, क्या गलतियां थी, तो कि उससे आप भी सीख सकें। मार्किंग प्लान क्या होता है कि एक क्वेश्चन को उसने कैसे डिवाइड किया। जैसे फॉर एग्जांपल वो अक्सर 15 नंबर या 20 नंबर का सवाल पूछता है, तो उसके अंदर वो कहता है कि जी 2 मार्क्स की मैंने ये चीज़ पूछी, उसके अलावा 3 मार्क्स की ये पूछी, 1 मार्क का ये मैंने जो है छोटा सा क्वेश्चन पूछा। उसके अंदर मतलब उसको स्प्लिट करता है, तो कैसे वो बड़े क्वेश्चन को स्प्लिट कर रहा है। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं ना कि अगर मैंने ये गलत कर दिया तो मेरा सारा सवाल गलत हो जाएगा, तो आई कैप इस चीज़ को एड्रेस करता है यहाँ पे। इंडक्शन इन फॉर्म्स के बारे में बताऊँगा कि फॉर्म्स में आपकी कैसे इंडक्शन होती है, क्या क्राइटेरियाज होते हैं, वो सारी एट द एंड में आपके साथ डिस्कस करूँगा। बिग 4 फर्म्स के बारे में आपको बताऊंगा, तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल हम उस टाइम पे डिस्कस करेंगे। 2 मिनट दीजिएगा। ये देना आपने? अच्छा चलें, इनको दे दें। अच्छा जी, इसके बाद हम बात कर रहे थे सेशन एंड एक्टिविटीज़ के बाद टाइम स्केड्यूल। अच्छा, टाइम स्केड्यूल बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका। ये जो ड्यूरेशन है ना आपके कोर्स की, ठीक है, ये 110 से 130 आवर्स की है। यानी आई कैप ये कहता है कि स्टूडेंट ने जो ये कोर्स पढ़ना है इंस्टीट्यूट जाके, वो कितने टाइम का होना चाहिए? वो होना चाहिए 110 घंटे से लेके 130 घंटे तक, ठीक है। सबसे पहले तो वो ये बात करता है, यानी हमारा जो क्लास के सेशंस होंगे वो 110 से 130 घंटे होंगे इंशाल्लाह। और मेरी ये कोशिश है कि आपको अगस्त के महीने से पहले फ्री कर दिया जाए, ठीक है, क्योंकि सितंबर के अंदर आपका एग्ज़ाम है। तो मैं ये खुद समझता हूँ, जब मैं भी स्टूडेंट था तो मैं यही सोचता था कि स्टूडेंट को जो है ना 1 महीना पहले उसको फ्री कर देना चाहिए। उसकी 2 वजूहत हैं। एक तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है उस सब्जेक्ट के ऊपर, और वो अच्छा रिवाइज करके उसे अच्छा प्रिपेयर कर सकता है।
अच्छा, मैं कुछ समझता हूँ कुछ कमिटमेंट स्टूडेंट के लेवल के ऊपर, ठीक है, जो होनी चाहिए। यानी अगर आप ये काम करें किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका कोई भी पेपर फेल हो सकता है, ठीक है। ये कुछ कमिटमेंट्स हैं आपसे, ये किसी भी सब्जेक्ट के लिए हैं। सबसे पहले तो रेगुलर रहें, ठीक है, छुट्टी मत करें, एब्सेंट मत हो, 100% क्लासेस अटेंड करें अनलेस कोई एमरजेंसी सिचुएशन। उसके बाद जी बी ऑन टाइम, टाइम पे आएँ और पूरे, ताकि लेक्चर में आप अटेंटिवली उसको सुन सकें, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, रीड द अपकमिंग लेक्चर। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि सर ने कल आके ये वाला टॉपिक मुझे पढ़ाना है, ठीक है, तो आप पहले से उसको पढ़ लें, उसको पढ़ लें। इसकी रीज़न क्या है जी? इसकी रीज़न ये है कि देखें, ह्यूमन ब्रेन की एक लिमिटेशन है। आप अगर 60 मिनट यहाँ बैठे हैं ना, तो आप 60 मिनट सारे के सारे जो है वो अटेंटिवली हर चीज़ को नहीं सुन सकते, ठीक है, और अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। हाँ, जब आप वो टॉपिक पढ़ लेंगे ना एक दफ़ा पहले से, यानी आपने अगर आधा घंटा पहले लगा दिया, तेज़ी से रीड कर लें, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको नहीं समझ आएंगी उसके अंदर, और हो सकता है 50 to 60% आपको समझ आ जाए। तो अब जो चीज़ें नहीं समझ आएंगी, अगले दिन वो लेक्चर में वही आप अटेंटिवली सुन रहे होंगे, तो आपका टाइम भी सेव होगा और उसके अलावा जो है आपका टॉपिक भी बहुत अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा। आपने वो पहले से पढ़ लिया। अब आप जब क्लास में आए हैं तो क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट्स अलोंग विद क्लास पार्टिसिपेशन। अब आप वो क्लास में पार्टिसिपेट करें, जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आप पूछें कि सर ये चीज़ हमें नहीं समझ आई, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अपनी असाइनमेंट्स और असेसमेंट्स को सबमिट करें, और जब आप यहाँ से लेक्चर लेके चले गए उसके बाद उसे एक दफ़ा फिर पढ़ लें। अच्छा, इससे अगर लेट सपोज ये मेथडोलॉजी वो है कि अगर आपने एक टॉपिक इस मेथडोलॉजी के थ्रू तैयार किया तो हो सकता है 1 घंटे में तैयार हो जाए, और ऑन द अदर वे राउंड अगर आपने कहा ना मैं हफ्ते बाद करूँगा, तो हो सकता है उस पर 2 घंटे लगे, क्योंकि अब वो एक्टिवली आपके दिमाग में टॉपिक नहीं है। और अगर आप महीने बाद करेंगे तो उसी टॉपिक के ऊपर 3 महीने लगेंगे। तो क्योंकि आप एक प्रोफेशनल स्टडीज़ करने जा रहे हैं, आप एक प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं, तो आपने प्रोफेशनल अप्रोच को साथ लेके चलना, ठीक है। उसके बाद टेस्ट और मॉक जो आपके कंडक्ट किए जाएंगे, उसमें अपनी इफेक्टिव परफॉर्मेंस शो करें, ठीक है। ये आपके लिए किए जाते हैं, ठीक है, उससे आपका आउटपुट पता चलता है। टीचर आपको आपकी फीडबैक देता है कि जी ये आपके चल रहा है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल है, तो उससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। अच्छा, एट द एंड यही मेरी तरफ से ओरिएंटेशन सेशन था जी आप लोगों के लिए। अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है? सर 2022 की ऑफिशियल वेबसाइट पे पड़ी हुई है, लेकिन उसमें मसला ये है कि जो अभी फरवरी में जो चेंजेस आई हैं ना वो उसके अंदर नहीं है, फिर वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। हाँ, 2022 की। अगर 23 की वो दे दें तो ठीक है, अगर ना दें तो फिर 22 की लेनी है आपने। फिलहाल 22 की ले लें, उसके अंदर इतनी चेंजेस नहीं है, ठीक है, तो कोई मसला नहीं। आप वो जो ऑनलाइन आपके पास पड़ी हुई है वो अभी वही यूज़ कर लें, नोट्स में आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन नहीं है? सर कोई की बुक की तो जरूरत नहीं है जो नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको नोट्स जो मैं प्रोवाइड करूँगा ना, वो आपने जो है वो उसको लेके चलना। अच्छा, अभी हम ऐसा करते हैं कि इनकम टैक्स जो है अपना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, इनकम टैक्स हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। इनकम टैक्स का बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट हम देखते हैं कि इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट है क्या। बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका, उसको हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। इनकम टैक्स आपने एक प्रिंसिपल याद रखना है। क्या प्रिंसिपल है? इनकम टैक्स, अच्छा इनकम टैक्स बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया,
13 चैप्टर्स हैं और 60 to 75 मार्क्स वो आपके टेस्ट करेगा। अच्छा, जितना आप उसके वर्डिंग से उस टॉपिक को समझेंगे ना, वो टॉपिक आपको कभी नहीं भूलेगा। इनकम टैक्स का मतलब है कि भाई एक बंदे की इनकम कंप्यूट करें और उसके ऊपर उसका जो टैक्स रेट है वो लगा दें, तो इनकम टैक्स आ जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल एक बंदे की इनकम जो है वो कितनी है जी? 15 लाख। अब आपने जाके टैक्स रेट्स देखने हैं कि 15 लाख पे कितना टैक्स लगना चाहिए। अब वो 15 लाख के ऊपर जितना टैक्स लगना चाहिए वो आप उसके ऊपर लगाएं, मल्टीप्लाई कर दें, तो उसका इनकम टैक्स आ जाएगा। जैसे अब ये क्वेश्चन है, सर नवीद एम्प्लॉयड इन राइज इस्लामाबाद फॉर टीचिंग इकोनॉमिक्स एंड अर्न अ सैलरी इनकम ऑफ 15 लाख फॉर टैक्स ईयर 2023। अच्छा, एक चीज़ आपने ऑब्जर्व की है कि हमने इधर टैक्स ईयर का क्यों कॉन्सेप्ट दिया? हमें तो इनकम हर महीने मिल रही होती है। क्या चीज़? मंथ की भी तो निकाल सकते हैं। कुछ लोग तो रोजाना इनकम कमा रहे होते हैं, जैसे कोई बिजनेस वाला है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई और है, वो तो रोजाना इनकम कमा रहा होता है। कोई बंदा नौकरी कर रहा है, वो तो हर महीने कमा रहा होता है। कोई बंदा लेट सपोज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में वो 6 महीने 8 महीने बाद कमा रहा होता है। तो इधर टैक्स ईयर का क्या कॉन्सेप्ट है? सर इस ईयर से इतना टैक्स दिया से इनकम टैक्स निकाला। हाँ, अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपका इनकम टैक्स लॉ है ना, वो कहता है कि आपने किसी भी बंदे की एक पूरे साल की इनकम लेनी है। यानी जो रोज़ भी कमा रहा है ना, तो आपने ये नहीं देखना कि जी रोज़ की इनकम कितनी है, जितनी उसने पूरे साल में कमाई है। ठीक है, अब ये साल की कौन सा पीरियड होगा? साल कब शुरू होगा यानी कब ख़त्म होगा? टैक्स ईयर तो जून से स्टार्ट होगा ना। जून से नहीं, जुलाई से। जुलाई से, ठीक है, हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये कह रहे हैं कोई भी 12 मंथ्स, आप कह रहे हैं जुलाई से शुरू होगा, जून पे ख़त्म होगा। टैक्स ईयर तो जुलाई से स्टार्ट होगा। सर वो जो कोई भी वो स्पेशल में नहीं आ जाएगा। हाँ, वो तो एक अलग कॉन्सेप्ट है ना, लेकिन अभी सवाल ये है। अच्छा देखें, बात तो ठीक है, कोई भी 12 मंथ्स, इन्होंने कहा कोई भी 12 मंथ्स, आपने कहा नहीं जुलाई से स्टार्ट होगा, जून पे ख़त्म होगा। आपकी भी कोई राय है? अच्छा, लेस देन 12 मंथ्स भी तो हो सकता है, हम पढ़ेंगे। लेस देन 12 मंथ्स भी वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, आपने जनरली अच्छा उसको बताया कि कोई भी 12 मंथ्स हो सकते हैं। लेकिन लॉ ये कहता है कि आपने जो है ना टैक्स ईयर की जो भी इनकम है, यानी 12 मंथ्स की जो इनकम है, वो आपने कंप्यूट करनी है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये सवाल है कि आपने 12 मंथ्स की इनकम तो कंप्यूट कर ली, ठीक है, अब इसके ऊपर टैक्स रेट भी तो हमने ढूंढना है कि टैक्स रेट कौन सा है। ठीक है, अब हम जाते हैं टैक्स रेट के ऊपर। ये रेट्स भी चेंज हुआ। रेट्स ये आपके हुए थे, जो पिछली अटेम्प्ट जिन्होंने दिए उनके लिए नहीं चेंज हुए, ये हुए थे आपके पिछले बजट में जून 22 में, उसके बाद नहीं चेंज हुए। अच्छा जी, टैक्स रेट्स थोड़ा सा समझते हैं जरा। टैक्स रेट क्या है जी? हमने इनकम तो ढूंढ ली, हमें इनकम नजर आई जी कितनी? 15 लाख पूरे साल की। यानी आज ये हमने डिफाइन कर दिया कि कोई भी पर्सन होगा ना, उसके पूरे साल की इनकम लेनी है आपने, महीने की, रोजाना की। यानी आपसे कोई पूछेगा ना भाई मेरी कितनी इनकम जो है वो टैक्स होगी, तो आपने कहना है भाई आपने मुझे पूरे साल की इनकम बतानी है अपनी। ठीक है, ये की कॉन्सेप्ट याद रखना। ये आई क्या बार बार टेस्ट करता है। वो आप कहते हैं इसकी मंथली सैलरी इतनी है, अब आपने उसे मल्टीप्लाई कितना करेंगे? 12, तो उसके पूरे साल की इनकम आएगी। अब आपके जो पर्सन है ना, वो 3 तरह के पर्सन है। अभी बताया था इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्संस और कंपनी।
उनके अपने अपने टैक्स रेट है। अब यहां पे वो कह रहा है रेट्स ऑफ टैक्स फॉर इंडिविजुअल्स एंड एसोसिएशन ऑफ पर्संस, यानी अगर कोई बंदा इंडिविजुअल कैटेगरी में है या कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन जैसे पार्टनरशिप फर्म वगैरह है, तो उनके लिए ये जो रेट है ना, यहाँ पे आपने ये वाले लगाने, ये टैक्स रेट्स हैं। अब कैसे, वो कह रहे हैं सब्जेक्ट टू क्लॉज 2। अच्छा, क्लॉज क्या होती है? नहीं, क्लॉज वो जो इंग्लिश में नहीं पढ़ते, फ्रेज, क्लॉज, कोई ऐसा जुमला जो इन इट सेल्फ अपना पूरा मीनिंग ना दे रहा हो। अब जैसे ये जो है ना, ये क्लॉज 1 है। अब कह रहे हैं सब्जेक्ट टू क्लॉज 2। अब सब्जेक्ट 2 का क्या मतलब है? सब्जेक्ट 2 का मतलब है कि अगर क्लॉज 2 वाली सिचुएशन आ गई तो उसको माना जाएगा। यानी सब्जेक्ट 2 का क्या मतलब है? ये वाली जो क्लॉज है ये सबऑर्डिनेट है, ये मातहत है। अब क्लॉज 2 क्या कह रहा है जी? वेयर इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी। अभी आपको याद है हमने हेड्स पढ़े थे, कितने हेड्स थे? 5 हेड्स थे, जो मैंने पूरे चैप्टर भी रेफर किए थे। पहले मैंने कहा था सैलरी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेज। ये 5 हेड्स हैं, ये आपने याद रखने हैं इसी तरह रिकॉल करके ना। वो कह रहे हैं अगर किसी इंडिविजुअल की जो इनकम अंडर द हेड सैलरी है, सैलरी इनकम उसकी एक्सीड कर जाती है 75% ऑफ हिज टैक्सेबल इनकम, यानी सारे हेड से फॉर एग्जांपल उसने इनकम अर्न की 1000 रुपया, यानी उसकी जो टैक्सेबल इनकम थी ना, टैक्सेबल इनकम यानी जिसके ऊपर टैक्स लगना था सारे हेड से, उसने वो अर्न की 1000 रुपया, और इसके अंदर 800 उसकी सिर्फ सैलरी थी। 800 क्या थी? सैलरी। तो अब इसको जरा दोबारा पढ़ते हैं। वेयर द इनकम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी एक्सीड्स कितने से? 75% ऑफ हिज टैक्सेबल इनकम। तो इसकी टैक्सेबल इनकम कितनी है? 1000। इसका 75% कितना होगा? 750। कह रहे अगर उसकी सैलरी की इनकम इससे बढ़ जाती है तो फिर क्या होगा? द रेट ऑफ टैक्स टू बी अप्लाइड शैल बी एज सेट आउट इन द फॉलोइंग टेबल। तो वो कहलाएगा सैलरीड इंडिविजुअल, और उसके ऊपर ये वाले रेट लगेंगे। कुछ बात समझ आई? नहीं आई? नहीं आई। देखिए, हमने कहा कि कोई भी इंडिविजुअल जो है उसके वो अपनी इनकम अर्न कर सकता है 5 हेड से। यहां तक बात समझ आ गई? उसने अपनी डिफरेंट हेड से इनकम अर्न की, सारी इनकम थी मिला के 1000 रुपये। ठीक हो गया? इस 1000 रुपये के अंदर सिर्फ उसकी जो सैलरी इनकम थी वो 800 रुपये थी। वो कह रहा है कि अगर एक इंडिविजुअल की जितनी भी सारी टैक्सेबल इनकम है उसके अंदर अगर सैलरी उसकी 75% से बढ़ जाती है तो वो कहलाएगा सैलरीड इंडिविजुअल, और उसके ऊपर ये वाले टैक्स रेट लगेंगे। कुछ समझ आई? अब देखिए ना, फॉर एग्जांपल हो सकता है उसकी सैलरी हो 800 रुपये, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी दूसरे हेड से हो 30 रुपये, इनकम फ्रॉम बिजनेस से भी उसने अर्न किया हो 100 रुपये, कैपिटल गेन से भी उसने अर्न किया हो कितना? 20 रुपये, और अदर सोर्सेज से उसने अर्न किया हो 50, तो ये बन गया 1000 रुपये। ठीक है? तो वो कहता है कि आपने ना एक चेक लगाना है, अगर इस इंडिविजुअल की जो सैलरी इनकम है वो इसके 75% से ज्यादा है, यानी 751 रुपये पहुंच गई है अगर, तो अब वो सैलरीड कहलाएगा। अब सवाल ये होगा कि क्या अगर वो 75 है या 75 से कम है तो फिर क्या होगा? ये भी तो सवाल है ना। कम होगी तो फिर ऊपर वाला लग जाएगा। सर अगर किसी की सैलरी 0 और बाकी इनकम से अर्न कर रहा हो तो नॉन सैलरीड, तो ऊपर वाला टेबल 75 से कम है ना, चाहे 0% भी 75 से कम है। अब यही सिचुएशन अब चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी सैलरी इनकम थी उसकी 200 रुपये, ठीक है, और ये इसकी थी 700 रुपये, तो 1000 बन गया। अब सैलरी इनकम उसकी टैक्सेबल इनकम के 75% से एक्सीड तो नहीं कर रही,
तो अब ये 2 अप्लाई नहीं होगा। अच्छा जी, 2 अप्लाई नहीं होगा तो फिर कौन सा अप्लाई होगा? टैक्स ही नहीं देना, टैक्स तो देना है। अब वो कह रहा है कि ऊपर 1 में चले जाएं आप। 1 क्या कह रहा है जी? द रेट ऑफ टैक्स। अच्छा, अब 1 मिनट के लिए ना हम ये सब क्लॉज ये इसको भूल जाते हैं। ये क्या कह रहा है? द रेट ऑफ टैक्स इम्पोज्ड ऑन एवरी इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल के ऊपर और हर एसोसिएशन ऑफ पर्संस के ऊपर एक्सेप्ट सैलरीड इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में सैलरीड इंडिविजुअल निकाल दें, उसके अलावा सबके ऊपर ये वाला टैक्स रेट लगेगा। कोई भी इंडिविजुअल होगा, कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन होगी, उसके ऊपर ये वाले टैक्स लगाने। सिर्फ सैलरीड पे ये टेबल नहीं लगेगा। तो सैलरीड कौन होगा? जिसकी टैक्सेबल इनकम 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम से सैलरी एक्सीड कर जाएगी, उसके लिए ये वाला रेट होगा, ये वाला। क्लियर हो गया? आगे कंपनी के रेट हैं, कंपनी आपके उसमें नहीं है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए वैसे ही, क्योंकि कंपनी के कुछ रेफरेंसेस आते हैं। जो कंपनी के अंदर 3 कैटेगरीज हैं। स्मॉल कंपनी, उसके ऊपर 15-20% का रेट है। बैंकिंग कंपनी के ऊपर 39% है, और जो नॉर्मल कोई भी कंपनी होगी उसके ऊपर 29% का रेट है। ठीक है, कंपनीज इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है। अच्छा, अब होगा क्या? यहां पे वो कहता है इतनी टैक्सेबल इनकम, इतना टैक्स रेट। अब वो कहते हैं अगर किसी की इनकम जो है, वेयर टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड 6 लाख, यानी 6 लाख तक अगर किसी की इनकम है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लेना आपने उससे। अगर किसी की इनकम 6 लाख से बढ़ गई, एक्सीड्स 6 लाख, यानी उसकी हो गई 6 लाख 1 रुपया, लेकिन 8 लाख से एक्सीड 8 लाख तक, तो उसके ऊपर ये रेट लगेगा। ये रेट लगेगा क्या? 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख। यानी हम एज्यूम करते हैं किसी की इनकम है 7.5 लाख, तो मुझे बताएं जरा कितना टैक्स बनता है? करके जरा बताएं मुझे कैलकुलेटर पे। चले वैसे बता दें कितना? कितना? 7। आपने किस तरह कैलकुलेट किया? सबसे पहले 750 में से 600 को रिमूव करके 150 ले लिया। 150 ले लिया। 150 के ऊपर 150,000 के ऊपर 5%, तो कितना बनता है? वेरी गुड, 7500। कॉन्सेप्ट समझ आया? इस तरह से टैक्स रेट आप अप्लाई करें, आपको भी आ गया समझ? अच्छा, वो कह रहे हैं फिर 8 लाख 1 से लेके 12 लाख तक ये स्लैब है। फिर 12 लाख से 24, 24 से 30, 30 से 40, 40 से 60 और 60 से एक्सीडिंग, मतलब उसने रेट्स दे दिए। अच्छा, एक थोड़ा सा हम और अप्लाई करते हैं। लेट सपोज इसमें अगर कोई फॉल करता है जिसकी इनकम है 25 लाख रुपए, अब 25 लाख पे कैसे कंप्यूट करेंगे? 270 प्लस 270 तो देना ही देना है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? रिमेनिंग को कितनी आ रही है? 1 लाख। 1 लाख आ रही है, वेरी गुड। उसके ऊपर 20, यानी आपने 270 तो देना ही है। आगे कह रहे हैं जितनी अमाउंट 24 लाख से ज्यादा है, तो 24 लाख से कितनी ज्यादा है? 1 लाख। 1 लाख के ऊपर 22.5% लगा दें, यानी 22,500 आपने देना है और 270 भी देना है, तो ये उसका टैक्स बन जाएगा। सर 270 और 1 लाख को ऐड करना है सर? किसको? 270 और 1 लाख नहीं, 1 लाख को तो नहीं ना, 1 लाख नहीं, टैक्स कंप्यूट करना है। वो कह रहे हैं 22.5% लगाएंगे जितनी अमाउंट एक्सीडिंग, तो एक्सीडिंग कितनी है? 1 लाख। 1 लाख पे 22.5% टैक्स बनेगा, और 270 भी देंगे और 22,500 भी, दोनों देंगे आप जी। सर ये रेट्स वगैरह और जो फिक्स्ड टैक्स है, ये सारा हमें रिटेन नहीं करना होगा? मतलब नहीं, ये आपको एग्जाम में दिए होते हैं। एग्जाम में दिए आपको, सिर्फ इसके बिल्कुल एंड के ऊपर ना ये दिए हुए होते हैं। ये सिर्फ आपने ना अप्लाई करने आने। अच्छा, अब आपसे लोगों से सवाल है, अब आप लोगों ने खुद ही सैलरीड नॉन सैलरीड का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करना है और टैक्स रेट भी अप्लाई करना है। ये जो क्वेश्चन हमने किया है इसके अंदर वो कह रहे हैं जी इनकी सैलरी इनकम है 15 लाख रुपए, अब इनकी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करें। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि हमने ये देखना है, क्या देखना है सबसे पहले? सैलरीड है कि नॉन सैलरीड है? कैसे डिटरमिन किया? टीचिंग इकोनॉमिक्स नहीं, टीचिंग तो हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट पे कर रहे हो, लेकिन लिखा हुआ है ना सैलरी इनकम। सैलरी इनकम है,
तो सैलरी, लेकिन आपने सैलरीड कैसे डिटरमिन किया कि सैलरीड इंडिविजुअल है? क्राइटेरिया देखते हैं ना हम, क्राइटेरिया पे आ जाए। कह रहे अगर उनकी टैक्सेबल इनकम के 75% से एक्सीड करेगी उनकी सैलरी इनकम तो सैलरीड होंगे। तो क्या एक्सीड कर रही है? क्लियर है? 100% ठीक है कहते हैं उनकी सैलरी इनकम, 100% ही उनकी सैलरी इनकम है ना। देखें उनकी इनकम क्या, जरूरी तो नहीं हर बंदा हर सोर्स से इनकम अर्न कर रहा हो। जैसे आपके घर में भी कोई ना कोई इनकम अर्न कर रहा होगा, बहुत सारे लोगों के तो एक ही सोर्स होता है, सैलरी होगा या बिजनेस होगा, ऐसे भी होते हैं। जरूरी तो नहीं पांचों सोर्स से इनकम आ रही हो। तो हमें जो क्वेश्चन में इन्होंने सिनेरियो दिया है उसके अंदर आपका क्या है जी, सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज, ये सारी, इसमें कोई इनकम नहीं हमें दी। इसमें सिर्फ आपको सैलरी दे दी 15 लाख और टैक्सेबल इनकम भी कितनी है। तो अब क्या ये 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम से एक्सीड कर रही है? यस कर रही है, 100% ही वो है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा टेबल लगाएंगे? टेबल 1 नहीं 2, ये सैलरीड वाला, उसमें तो हमने लिखा था ना एक्सेप्ट सैलरीड, वो नहीं होगा। अब कितना टैक्स होगा पहले तो मुझे बताएं, किस सीरियल नंबर में फॉल कर रहे हैं ये? वेरी गुड, 3 में। 3 में आपका यहां आ गया 15 लाख। अब 15 लाख पे टैक्स कितना लगेगा? 15 लाख के लिए लगेगा 3 लाख पे 12%, 3 लाख पे 12.5 कितना बन गया? 12.5, 12.5, 25, 25 और 12.5, 37.5, 37.5 और 15,000 कितना हो गया? हैं 37,500 तो ये वाला हो गया ना, प्लस 15, 52,000। समझ आ गई? इस तरह टैक्स कंप्यूट करना, ठीक है। ये इनिशियल था आज, इंशाल्लाह हम आगे इन डिटेल भी पढ़ेंगे, नोट से भी पढ़ेंगे। तो कल इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। ओके।